कौन सी गाय की नस्ल कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे बेहतर है? अगर आप डेयरी फार्म की शुरुआत गाय से करना चाहते हैं तो गाय की कौन सी नस्ल डेयरी फार्म की शुरुआत के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है? इस सवाल का जवाब जितना ही सरल है उतना ही कठिन भी, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में ही 50 से ज्यादा नस्ल की गाय मौजूद है। अब इनमें से कौन सी नस्ल आपके लिए बेहतर है? नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खेतीबाड़ी के इस नए वीडियो एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी पशुपालन की बारीकियों को अच्छे से समझ और सीख रहे होंगे। मेरा हमेशा से प्रयास यह रहता है कि पशुपालन से संबंधित जटिल से जटिल विषयों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए, ताकि इस माध्यम से आप अपनी पशुपालन के कार्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सके। अगर आपको हमारे इस प्रयास से कुछ नया सीखने को मिलता है तो कृपया करके खेतीबाड़ी के चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ज्यादातर लोग गाय के नस्ल का चुनाव दूध उत्पादन के क्षमता के अनुसार करते हैं, यानी कि जिस गाय का दूध सबसे ज्यादा होता है उस गाय की नस्ल को सबसे अच्छा माना जाता है। और कहीं हद तक अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये बात सही भी है, लेकिन एक सफल डेयरी फार्मर दूध उत्पादन के साथ साथ और भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखता है। आपको भी इन सारी बातों का ख्याल रखना होगा कि जिस नस्ल का चुनाव आप करने जा रहे हैं वह आपके वातावरण के अनुकूल है कि नहीं, गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, खान पान कैसा है, स्वभाव कैसा है, स्वभाव मतलब टेम्परमेंट कैसा है, कितनी एग्रेसिव है, कितनी शांत है, उसके अलावा दूध में फैट और एसएनएफ कितना है, ब्रीडिंग में संभावना कितनी है, कितने लंबे समय तक दूध दे सकती है। तो इन सारी बातों को आपको अपने चेकलिस्ट के अनुसार चेक करना होगा, उसके बाद ही आप नस्ल का चुनाव कर पाएंगे। तो अब जब भी गाय के नस्ल चुनाव की बात आती है तो लोग इसको लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी गाय की नस्ल हमारे लिए बेहतर होगी, इसका चुनाव कैसे किया जाए। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल पे ज्यादातर कमेंट्स इस बारे में आए हैं कि गाय के नस्ल का चुनाव कैसे किया जाए। अगर कोई एक नया व्यक्ति है तो वो गाय के नस्ल का चुनाव किन आधारों पर कर सकता है। तो हमारे पास जितने भी गाय के नस्ल के ऑप्शंस मौजूद हैं उसको हम लोग टोटल 3 भागों में बांट रहे हैं मोटे मोटे तौर पे, ताकि समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग रख रहे हैं फॉरेन ब्रीड्स को, यानी कि वैसे नस्ल जो भारत के मूल नस्ल नहीं है, ये बाहर से भारत में लाए गए हैं। अब अगर फॉरेन ब्रीड्स की अगर उदाहरण की बात करें तो हमारे पास एचएफ मौजूद है, जर्सी है, रेड डेन है डेनमार्क से, आयरशर है स्कॉटलैंड से, उसके अलावा ब्राउन स्विस है स्विट्जरलैंड से। तो ये 4-5 जो नस्ल है ये फॉरेन ब्रीड्स के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर वैसे नस्ल जो भारत के मूल नस्ल है, यानी कि देसी नस्ल के बारे में, देसी गायों के बारे में आपके लिए गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, रेड सिंधी है, कांकरेज है, गंगातीरी है, बाछौर है। तो ये सारी नस्ल भारत की मूल नस्ल है, समय के साथ यहीं पे जेनेटिकली डेवलप हुई है। और तीसरे नंबर पे रख रहे हैं हम लोग क्रॉस ब्रीड को, यानी वैसे नस्ल जो कि फॉरेन ब्रीड और देसी ब्रीड के क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो ये क्रॉस ब्रीड के अंतर्गत आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग इसको 3 भागों में बांट दिया हम लोगों ने। एक है आपका फॉरेन ब्रीड, दूसरा है देसी और तीसरा है आपका क्रॉस ब्रीड। तो ये तीनों में ही आपको अपने नस्ल का चुनाव करना होगा कि आपको कौन सी गाय रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं और तीनों को एक एक करके पहले समझते हैं कि जो भी नस्ल है इनमें अच्छाई और कमियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत की अपनी मूल नस्ल देसी नस्ल के बारे में। अब जब भी देसी गायों की बात होती है तो भारत में 50 से ज्यादा नस्ल की देसी गाय मौजूद है, यानी जो हमारे पास रजिस्टर्ड ब्रीड है देसी गायों की वो लगभग 50 के आसपास है। लेकिन जब आप बात करेंगे दुधारू देसी नस्ल के बारे में तो ऐसे 4-5 ही ब्रीड्स हैं जो दूध के मामले में अच्छा कर पाते हैं। तो अगर मैं देसी दुधारू नस्ल के बारे में बात करूं तो गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, हरियाणा है। हरियाणा नस्ल पे पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा काम हुआ है। उसके अलावा रेड सिंधी है। तो ये जो 4-5 नस्ल है ये दुधारू नस्ल के अंतर्गत आते हैं, जिनका दूध उत्पादन क्षमता काफी अच्छा होता है। उसके अलावा भी 2-3 ऐसे देसी नस्ल हैं जिनका दूध उत्पादन क्षमता मतलब उनके पास पोटेंशियल अच्छा है, भले ब्रीडिंग पे काम नहीं हुआ है, लेकिन अगर ब्रीडिंग पे काम किया जाए समय के साथ तो उनमें पोटेंशियल भी अच्छा देखने को मिलता है, जैसे कि कांकरेज है। उसके अलावा बिहार से गंगातीरी है। तो ये 2-3 जो नस्ल है इन पे अच्छे से काम नहीं हुआ है, लेकिन जो इनका जेनेटिक पोटेंशियल है वो अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं देसी नस्ल की खासियत के बारे में तो सबसे जो अच्छी बात है देसी नस्लों में ये देखने को मिलता है इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि जो बीमारियों से लड़ने की जो टेंडेंसी है वो देसी नस्ल में सबसे अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो देसी गायों का जो मेंटेनेंस होता है वो लो होता है, साथ ही साथ जो इनका दूध होता है उनमें फैट और एसएनएफ अच्छा देखने को मिलता है। दूध की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। देसी गायों में एक और खासियत होती है, कम चारे में भी ये अच्छा सर्वाइव कर जाती है। और एक और है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद है कि जो देसी गायों में जो प्रोटीन का जो पेयर देखने को मिलता है वो मिलता है A2 का जो पेयर मिलता है वो होता है। तो ये सारी बातें हो गई अच्छाई के बारे में। अगर कुछ कमियों की अगर बात करें तो जो देसी गाय का जो मिल्क यील्ड है वो एचएफ और जर्सी की तुलना में कम होता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो लैक्टेशन कर्व और दूध की जो परसिस्टेंसी होती है, यानी कि कितने लंबे समय तक दूध दे पाएंगी, ये आपको कम देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हमको लगता है कि देसी गौपालन में वो है वो दूध के रेट को लेकर है। यानी कि देखिए जो भारत में जो दूध बिकता है ना वो जनरलाइज दूध बिकता है। मैं दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ज्यादातर जगह पर देखेंगे तो जनरलाइज दूध मिलता है। यानी कि आप दूध कोई भी गाय का बेचे, यानी कि जो दूध है वो गुणवत्ता के आधार पर नहीं, दूध के फैट के हिसाब से बिकता है, यानी कि जनरलाइज दूध बिकता है। किसी भी गाय का दूध बेचे आपको दूध का औसत रेट 50 से 60 रुपए के बीच में ही मिलेगा। तो दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है, एक तो जो देसी गाय है उनका मिल्क यील्ड कम है, तो एक तरफ तो दूध कम मिल जाता है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दूध का प्राइस उतना सही नहीं मिल पाता है। इसके कारण यहाँ पे किसान भाइयों को समस्या होती है। तो अब
अब सवाल यह आता है कि आपको देसी गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें कोई असमंजस तो है नहीं कि जो हमारी देसी गाय है वो काफी हद तक बेहतर है, काफी चीजों में बेहतर है। अगर बेहतर नहीं रहती तो ब्राजील हमारे यहाँ से गाय अपने यहाँ नहीं ले जाता है। ब्राजील जो है गिर, रेड सिंधी, ओंगोल, थार पारकर यहाँ से ले जाकर और वहां पे नस्ल संवर्धन का काम कर रहा है। तो इसमें कोई राय नहीं है कि हमारी देसी जो गाय है वो कई मायने में बेहतर है, लेकिन आप ब्राजील के हिसाब से नस्ल का चुनाव नहीं कर सकते हैं। आपको अपने यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा कि आपके यहाँ वो कंडीशन फिट होते हैं कि नहीं कि आप देसी गाय का दूध बेच पाए। देखिए, सिंपल सा चेक है कि अगर आपको देसी गाय का दूध का रेट अगर सही मिल रहा है, क्योंकि देखिए अगर आपका मुख्य जो प्रोडक्ट है वो दूध है, हमेशा कोशिश कीजिए कि 80 रुपए से ऊपर अगर आपको दूध का रेट मिल पा रहा है तो आपके लिए देसी गौपालन सही हो सकता है। लेकिन अगर आप डेयरी फार्मिंग कमर्शियलाइज तौर पर कर रहे हैं और रेट आपको जनरलाइज मिल रहा है 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, तो शायद देसी गौपालन में सफल डेयरी फार्म को चलाना काफी मुश्किल है। देखिए, ऐसा नहीं है, छोटे शहरों में भी लोग देसी गौपालन को लेकर जागरूक हो रहे हैं। तो आपको उसके लिए ना स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टेक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपकी जो देसी गाय का दूध है वो सही रेट पे बिक पाए। हमेशा कोशिश कीजिए कि 80 रुपीज से अगर प्लस जा रहा है तभी आप देसी गौपालन में सफल हो पाएंगे। टियर 2, 3 सिटीज में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो काफी हद तक अवेयर हैं दूध के क्वालिटी को लेकर। यह भी समस्या है कि लोग क्वालिटी को लेकर उतने अवेयर नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग मार्केटिंग पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। एज ए फार्मर जितना उत्पादन पे ध्यान देता है, अगर उतना मार्केटिंग पे ध्यान दे कि मतलब लोगों को जागरूक करे, तो कहीं बातें जाकर ठीक बैठ सकती हैं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो देसी गाय का मुरैदी करते चलते हैं कि आपको देसी गाय रखना चाहिए, नए लोगों को देसी गौपालन में डाल देते हैं। ये बात नहीं करते कि देसी गाय गौपालन कहाँ सफल है। अगर आप शहरों में कर रहे हैं, बड़े शहरों में है जहां आप दूध 100 रुपए, 120 रुपए लीटर बेच रहे हैं, वहां पे आप देसी गौपालन को तो कैसे खींच के ले जाएंगे अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो। वरना अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज गाँव में अगर देसी गौपालन कर रहे हैं तो आपको जनरलाइज रेट मिलेगा। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि देखिए, वैसे ही लोग करते हैं ना, या तो वो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, उनका मुख्य प्रोडक्ट दूध नहीं है, वो ब्रीड बेचते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की गाय बेचेंगे, अन्यथा अच्छे रेट में घी बेच पा रहे हैं वो। अब घी का क्या है कि आप अगर गांव में भी बैठ के अगर काम कर रहे हैं और अगर आप अच्छा मार्केटिंग कर पा रहे हैं तो आप घी पूरे देश के कहीं किसी कोने में बेच सकते हैं। तो अगर अच्छे रेट में अगर आप घी बेच पा रहे हैं तो भी आपके लिए देसी गौपालन अच्छा है। वरना वैसे लोग जो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि देसी गौपालन कहीं भी सफल हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें वास्तव में फील्ड पे सफल हो पाएंगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दूध का रेट सही मिले, हाँ, तब आप देसी गौपालन में आगे बढ़ सकते हैं जब आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो। यानी आप ये चाह रहे हैं कि हम अच्छे ब्रीड को डेवलप करें, तो आप देसी गौपालन का चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 30-40 सालों में हम लोगों ने बहुत क्वांटिटी पे काम किया, मतलब दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो समय होंगे लोग क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देंगे, यानी कि वैसी चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ेंगी जिसमें क्वालिटी हो। हर एक जगह पे लोग अवेयर हो रहे हैं क्वालिटी को लेकर, अच्छा, हर कोई अच्छा खाना चाहता है। तो आने वाला जो समय है वो हमेशा क्वालिटी का होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप देसी गौ पालन पे, ब्रीडिंग पे काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हमेशा एक अच्छा आइडिया ये होता है कि आप किसी भी नस्ल का इस्तेमाल अपने फार्म पे कर रहे हैं दूध बेचने के लिए, आप हमेशा ये लेकर चलिए कि आपके यहाँ की जो लोकल ब्रीड्स हैं, जो अच्छी लोकल ब्रीड्स होंगी, उस पर हमेशा नस्ल संवर्धन का काम किनारे से करते चलिए। आप डेयरी फार्म लेकर चलिए लेकिन हमेशा ब्रीडिंग पे काम करते रहिए। तो अगर आप इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि एक तरफ आप दूध उत्पादन पे ध्यान दे रहे हैं और किनारे से, साइड से अगर आप देसी गौपालन की ब्रीडिंग करते चल रहे हैं, तो आपके लिए जो आने वाला जो भविष्य होगा वो काफी मजबूत होगा। अब बात कर लेते हैं दूध की मशीन कहे जाने वाली, यानी कि होलिस्टीन फ्रीजियन की, एचएफ गायों के बारे में। तो देखिए, ये तो क्लियर है कि एचएफ गायों का जो दूध उत्पादन जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। मतलब सारी गायों में जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन की क्षमता है वो एचएफ गायों में है। गिरलैंडो की बात नहीं की जाए, गिरलैंडो की बात हम लोग आगे करेंगे। अगर एचएफ गायों की खासियत की बात करें तो एक तो ये हो गया कि दूध उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनका जो लैक्टेशन कर्व होता है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। दूध में परसिस्टेंसी देखने को मिलती है, यानी कि दूध एक ही बार में नहीं टूटता, धीरे धीरे दूध कम होता है। उसके अलावा ये जो कमर्शियल डेयरी फार्म्स है वहाँ पे ये काफी अच्छे से एडेप्ट कर जाती हैं। इनको कमर्शियल ब्रीड्स के तौर पे देखा ही जाता है, यानी कि अगर कमर्शियल डेयरी ब्रीड्स के तौर पे देखा जाए तो एचएफ उसमें सबसे आगे आती है, क्योंकि देखिए ये दूध के लिए डेवलप की हुई है। तो एचएफ गाय में दूध की क्वांटिटी को लेकर बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं। जैसे कि जो एचएफ गाय है इसका मेंटेनेंस बहुत हाई है, यानी कि आपको इसको बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। बीमारियां जो है इनमें थोड़ा सी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए एचएफ जो गाय है ये बाहर की गाय है। अगर आप प्योर एचएफ की बात करें तो जो हमारा भारत का जो क्लाइमेट है उसमें थोड़ी मतलब उतनी सूटेबल फिट नहीं हो पाती, तो इसके लिए आपको अलग से हर एक चीज की व्यवस्था करनी होती है। ज्यादा गर्मी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, तो हर एक चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एचएफ गाय को रखना होता है। साथ ही साथ दूध का जो फैट परसेंटेज होता है, क्योंकि देखिए एक तरफ क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो दूध में जो फैट का परसेंटेज है वो इनमें कम होता है। साथ ही साथ अगर देसी गायों से तुलना की जाए तो इनका जो लाइफ साइकिल है ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। 5-6 ब्याज तक जाते जाते जो एचएफ गाय की जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो खत्म हो जाती है। तो ये सारी कमियां भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाई ही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे फेमस ब्रीड है, यानी सबसे ज्यादा जो फार्म्स पे, कमर्शियल डेयरी फार्म्स पे रखी जाती है वो एचएफ ही है। अब बात कर लेते हैं एचएफ आपको रखना चाहिए कि नहीं। देखिए एचएफ एक अच्छी ब्रीड है जहां पे अगर आपका
मैनेजमेंट बहुत हाई है, आप चीज़ों को समझ पाते हैं, आप फीड को उस तरह से मैनेज कर पाते हैं, तो एचएफ गाय आपके लिए मुनाफेदार साबित हो सकती है। लेकिन तब जब आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपको मैनेजमेंट के लेवल पे बहुत दक्षता हासिल करनी होगी, आपको डिजीज मैनेजमेंट अच्छा रखना होगा, तब आप एचएफ गायों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एचएफ गायों को लेकर भी मार्केट में बहुत भ्रांति फैलाई जाती है कि एचएफ गाय ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एचएफ को गाय ही नहीं मानता, दूसरी तरफ बोलते हैं कि एचएफ गाय का जो दूध होता है वो जहरीला होता है। तो देखिए, इन सारी बातों में नहीं पड़ना है, ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि एचएफ गाय का दूध जहरीला होता है, तो इन सारी बातों पे नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। आप ऐसा ये मान के ना चलिए। देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं ना, अक्सर ये क्लियर नहीं करते हैं, किसी चीज़ को मतलब स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं, चीज़ों को घुमा फिरा के कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक छोटा जो किसान है, एक जो मंझौला किस्म का किसान है, वो उलझ के रह जाता है। जो बड़े लोग हैं वो तो अपना प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं किसी न किसी तरह से, जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं वो प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे, जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स हैं उनको दूध का रेट अच्छा मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो मंझौले किस्म के लोग हैं, जो छोटे किस्म के लोग हैं, जिनके पास कम पूंजी है, वो लोग इसमें फंस जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, चीज़ों में मत पड़िए। अगर एचएफ गाय दूध जहरीला होता तो एचएफ जहां से आई हुई है वो लोग हमसे काफी आगे हैं, आप हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे हैं, आपका जो अर्निंग है उसमें वो काफी आगे है। ये चीजें हैं कि देसी गायों का जो दूध है वो कई मामलों में बेहतर है, और देसी गायों का जो हमसे लगाव होता है वो एक अलग ही स्तर पे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे ब्रीड्स को नकार दे पूरी तरह से, क्योंकि देखिए, हर कोई देसी गौ पालन नहीं कर सकता, हर कोई के लिए देसी ब्रीड्स नहीं बनी हुई है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में रेट अच्छा नहीं है, और सभी लोग उस स्तर पे मार्केटिंग भी नहीं कर सकते, ये भी वास्तविकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप राइट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, गाय का जो खान पान है उसको सही रख रहे हैं, क्वालिटी अच्छा रख रहे हैं, तो रख तो रहे हैं आप देसी गाय, लेकिन अगर उसके खान पान को सही नहीं रख रहे हैं, आपको उसको कुछ भी दे रहे हैं, तो गाय को मेस्टाइटिस हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसी दूध को आप बेचे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजों से दूध की क्वालिटी खराब होती है। अगर राइट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ना फॉलो किया जाए तो दूध की क्वालिटी खराब होती है। गाय दूध की क्वालिटी खराब करके आपको नहीं देती, गाय वही देती है जैसा आप उसको खिलाते हैं, जैसा आप उसको रखते हैं, जैसा आप माहौल में आप उसको रखिएगा, उसी तरह के आपको गाय दूध देगी। ऐसा कहते भी है कि हैप्पी काउ प्रोड्यूस हैप्पी मिल्क, तो आप अपनी गाय को सुखी रखिए, अच्छे से खिलाइए पिलाइए, दूध की क्वालिटी अपने से अच्छी हो जाएगी। तो हाँ, एचएफ गाय का ये है कि अगर आपको मैनेज अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप एचएफ गाय का चुनाव कर सकते हैं। एचएफ में देखिए, एचएफ में बहुत सारी जगहों पे आपको क्रॉस भी मिल जाएगी, तो एचएफ का जो क्रॉस होता है उसको भी आप रख सकते हैं, उसका भी दूध उत्पादन जो क्षमता है वो अच्छा होता है, कंपैरेटिवली मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो वो कम होगा प्योर ब्रीड की तुलना में। अब बात कर लेते हैं उस नस्ल के बारे में जिसको कहा जाता है बिगनर्स फ्रेंडली गाय, यानी ऐसे लोग जो नए नए डेयरी फार्म में शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वो जर्सी गाय से शुरुआत कर सकते हैं। जर्सी गाय का जो मिल्क यील्ड है ये भी अच्छा देखने को मिलता है। अगर औसतन मैं बात करूं तो 18 से 25 लीटर जर्सी गायों का दूध आपको देखने को मिल जाएगा। हमने एक जर्सी और एचएफ पे वीडियो भी किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं समझने के लिए, जर्सी और एचएफ के बीच में कंपैरिजन को समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अभी फिलहाल बात करें जर्सी की, तो जर्सी में मेंटेनेंस कम होता है एचएफ की तुलना में, जो बीमारियों का फैलाव होता है वो भी जर्सी में कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये साइज में छोटी होती है, फीड का रिक्वायरमेंट कम होता है, दूध में जो फैट और एसएनएफ है ये एचएफ के तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन्हीं सारी खूबियों के कारण जो जर्सी गाय होती है वो नए लोग ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं, जो नए लोग डेयरी फार्म में शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए जो जर्सी गाय है ये सुटेबल होती है। एक समय था जब जर्सी गाय काफी पॉपुलर हुआ करती थी, आज भी अगर आप गांव में जाएं तो जो एचएफ गाय है उसको लोग देख के बोल देते हैं जर्सी ही है, तो मतलब जर्सी गाय बोल देते हैं। तो धीरे धीरे इनके बीच में पिछले कुछ सालों में कमी आई थी, लेकिन दोबारा मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो दोबारा से जो जर्सी गाय का ट्रेंड है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो शुरुआत के लिए जर्सी गाय हर महीने में बेहतर होती है। अभी जर्सी गाय के अच्छे बुल्स भी आ गए हैं, रोमियो है, जिग है, बिग शॉट है, पैब्लो है, तो ये सारे जर्सी के अच्छे बुल्स हैं जिनका मिल्क यील्ड, प्रोडक्शन और बाकी सारी चीजें भी काफी अच्छा देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे कैटेगरी के बारे में, यानी कि क्रॉस ब्रीड्स के बारे में। अब क्रॉस ब्रीड्स वैसे जानवरों को कहा जाता है जब दो अलग अलग ब्रीड सेम ही स्पीसीज के एक दूसरे के साथ अगर मेट कर दिए जाते हैं तो जो आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको हम लोग क्रॉस ब्रीड्स बोलते हैं। अब क्रॉस ब्रीड्स में ये खासियत होती है कि क्रॉस ब्रीड जो होता है वो दोनों जो ब्रीड्स हैं उनकी खासियत के साथ पैदा होता है। तो अगर भारत में अगर क्रॉस ब्रीड्स की बात करें तो भारत में ज्यादातर क्रॉस ब्रीड्स ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत में उतना अवेयरनेस नहीं है, तो प्योर ब्रीड पे लोग कम काम करते हैं और ज्यादातर लोगों के पास आपको क्रॉस ब्रीड्स देखने को मिलेगा। क्रॉस ब्रीड्स की कुछ अच्छाई भी है, जैसे कि जो क्रॉस ब्रीड्स हैं इनका दूध का जो प्रोडक्शन होता है, अगर वैसे क्रॉस ब्रीड्स हैं जो फॉरेन ब्रीड के साथ अगर क्रॉस किए गए हैं तो इनका दूध जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो फैट और एसएनएफ की अगर बात करें तो ये भी बाकी प्योर ब्रीड से, जो फॉरेन के प्योर ब्रीड्स हैं उनसे अच्छा देखने को मिलेगा। क्रॉस ब्रीड्स की जो सबसे अच्छी खासियत होती है, एक तरफ तो ये है कि दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हम लोग एक तरफ चुनाव कर रहे हैं फॉरेन ब्रीड्स का और दूसरे तरफ जो पार्टनर ले रहे हैं वो हम अगर देसी नस्ल ले रहे हैं तो
अच्छा ये हो जाता है कि एक तरफ तो हमारा दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है देसी फॉरेन ब्रीड्स के कारण, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे जो देसी गाय है वो यहाँ की क्लाइमेट से रेजिलिएंट होती हैं, मतलब कि यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार ढली होती है। तो जो हमारा क्रॉस ब्रीड के जरिए जो जानवर प्राप्त होता है वो क्लाइमेटिक रेजिलिएंट होता है, मतलब कि यहाँ के क्लाइमेट में अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। क्रॉस ब्रीड की एक अच्छी बात यह है कि क्रॉस ब्रीड जो होते हैं ये प्योर ब्रीड से थोड़े सस्ते मिलते हैं, मतलब कि क्रॉस ब्रीड का जो वैल्यू है वो कम होता है, लेकिन अगर दूध के लिहाजे से अगर देखा जाए एज ए डेयरी फार्मर जो कि दूध पे ही काम करता है अच्छे तौर से, तो उसके लिए क्रॉस ब्रीड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो भारत में क्रॉस ब्रीड्स बहुत पॉपुलर है। जो भारत का NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो कि करनाल में स्थित है हरियाणा में, तो ये इसके बुक्स में बहुत सारे अच्छे क्रॉस ब्रीड्स का जिक्र मिलता है, जैसे कि करन स्विस है जो कि साहिवाल और ब्राउन स्विस के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। उसके अलावा करन फ्राइज है जो कि HF और थार पार्कर की मिक्स है। उसके अलावा फ्रीजवाल है जो कि साहिवाल और HF गाय का मिक्स है। जरसिंध है, जरथार है, ये सारे जो गाय हैं ये क्रॉस ब्रीड के जरिए डेवलप की गई है। क्रॉस ब्रीड में एक और पॉपुलर नाम सुनने को मिलता है हरदेनु। ये पिछले कुछ सालों में काफी चर्चा में रही है, क्योंकि ये जो नस्ल है इसमें 3 अलग अलग नस्लों का इस्तेमाल किया है। HF का इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो इसका परसेंटेज है HF का, इसमें आपको 62.5 मिल जाएगा। साहिवाल है, इसमें आपको 27.5 मिल जाएगा। और तीसरा जो ब्रीड है वो हरियाणा ब्रीड का इस्तेमाल किया गया है 10%। तो हरदेनु जो गाय है ये लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान जो संस्थान है उसके द्वारा, वहां के वैज्ञानिकों द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो हरदेनु जो गाय है इसका दूध उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें HF गाय का जो ट्रेट्स है वो 62.5% है। साथ ही साथ इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इनमें जो क्लाइमेटिक रेजिलिएंट है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है हरदेनु में। ये लोग हर कुछ सालों में ये जो हरदेनु है इसकी नीलामी करते रहते हैं। जो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है इसमें इसकी कुछ सालों पे हमेशा नीलामी होते रहती है। अब क्रॉस ब्रीडिंग में जो सबसे पॉपुलर है गिरलैंडो, ये गिर और HF गाय के कॉम्बिनेशन से बनाई गई क्रॉस ब्रीड है और ये ब्राजील के द्वारा डेवलप की गई है। अब ब्राजील में जितना भी दूध उत्पादन होता है उसमें 80% योगदान गिरलैंडो गाय का ही होता है। और गिरलैंडो गाय पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत चर्चा में रही है, मतलब हर कोई को गिरलैंडो चाहिए। कई बार क्या होता है गिरलैंडो के चक्कर में लोग राठी और HF का क्रॉस ब्रीड अपने पास लेकर आ जाते हैं और उसको गिरलैंडो समझ लेते हैं, लेकिन गिरलैंडो जो होता है ये ब्राजील के द्वारा डेवलप किया गया और ब्राजील इसके एम्ब्रियो भारत में बेचता है। तो गिरलैंडो का जो दूध उत्पादन क्षमता है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ फैट और SNF की बात करें उसमें भी गिरलैंडो काफी आगे है। जो एक दिन में जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन का जो रिकॉर्ड है ना वो गिरलैंडो गाय के द्वारा ही बनाया गया था 2019 में। एक गाय का नाम सुनने को मिलता है मारिलिया FIB टेट्रोडिनाइलो। ये जो गाय है एक दिन में सबसे ज्यादा, जो 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन का जो रिकॉर्ड है वो इसी के नाम पे। इसने 2019 में एक दिन में 223.6 लीटर दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इन्हीं सब चीजों के कारण जो गिरलैंडो गाय है ये बहुत फेमस है। हमारे पास भी बहुत सारे अच्छे क्रॉस ब्रीड्स हैं, हरदेनु, करन स्विस, करन फ्राइज, लेकिन हम लोग उस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग पे काम नहीं कर पाए हैं कि गिरलैंडो जैसे कोई नस्ल को निकालकर और विश्व में पूरे प्रसिद्ध कर पाए। हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग की बात करें तो लोकल स्तर पे होता है, मतलब कि किसी जानवर को किसी जानवर के साथ क्रॉस कर दिया जाता है, तो इस तरह की क्रॉस ब्रीडिंग होती है। लेकिन अगर बाहर की बात करें, ब्राजील की बात करें, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जीनोटाइप, फिनोटाइप, लीनिएज, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। तो जो आने वाली जो नस्ल होती है काफी अच्छा निकल के आती है। तो ये सारी बातें हो गई नस्ल की जानकारी से संबंधित। अब बात कर लेते हैं कि चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए मुख्य तौर पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है। तो एक तो आपको देखना पड़ेगा कंज्यूमर से पर्सपेक्टिव से, और दूसरी तरफ आपको अपना आकलन करना है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास बजट कितना है। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये देखना पड़ेगा कि आपके मार्केट में दूध की डिमांड कैसी है, साथ ही साथ लोकल में कंपटीशन कितना है। इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। और दूसरी तरफ आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि आपके पास नॉलेज कितना है। अब नॉलेज की अगर बात करें तो अमूमन मैं इसको 3 कैटेगरी में बांट देता हूँ। एक तो सबसे नए लोग, जो सबसे एकदम नए हैं, जिनको डेयरी फार्मिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप एकदम नए हैं और आपका जो मार्केट है दूध का वो एवरेज है, तो आप क्रॉस ब्रीड या फिर जर्सी से शुरुआत कर सकते हैं। अब वैसे लोग जो मिडिल में, यानी जिन्हें कुछ गाय रखने का एक्सपीरियंस तो है लेकिन अब अपने फार्म को बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप देखिए, आप जो गाय रख रहे हैं उस तरह की गाय और बढ़ा सकते हैं। HF और जर्सी अपने फार्म पे रख सकते हैं। साथ ही साथ आप HF के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो इससे आपको धीरे धीरे अनुभव होगा कि HF को कैसे हैंडल करना है, इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किस तरह से फॉलो करने हैं। अब सबसे लास्ट में आ जाते हैं वैसे ब्रीडर जिनको काफी एक्सपीरियंस है। तो जो जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है वो प्योर ब्रीड की तरफ जाए। इधर आप देसी रखें, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको मार्केटिंग वगैरह का भी अच्छा आइडिया होगा, तो आप प्योर ब्रीड की तरफ जा सकते हैं, आप ब्रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको दूध का रेट अच्छा मिल रहा है तो आप देसी गायों की तरफ जा सकते हैं। देसी में भी बहुत सारी ब्रीड है, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो आप गिर है या फिर साहिवाल है। तो इन दोनों ब्रीड्स में आप किसी का भी एक का चुनाव कर सकते हैं। साहिवाल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर गुजरात से अगर बाहर देखा जाए, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में देखा जाए, तो गिर उतना सफल नहीं हो पाती, तो आप साहिवाल की तरफ जा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके यहाँ की जो लोकल ब्रीड्स हैं, तो उस पर आप नस्ल संवर्धन का काम किनारे से करते चले, क्योंकि ये आपकी भविष्य की पूंजी हो सकती है। तो इस नजरिए से अगर आप डेयरी फार्मिंग को लेकर चल रहे हैं तो सफलता के चांसेस आपके लिए बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाई होंगी। तो इसी तरह से सीखने का कार्यक्रम जारी रखिए, नई नई चीजों को हमेशा सीखते रहिए और सबसे जरूरी अपने पशुओं से प्रेम करते रहिए। मैं पुनः आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।